नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या क्या देखा अभी तक, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में देखा, और उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमने वहां पे डिस्कस किया, नेशन स्टेट क्या होता है ये डिफाइन किया। अब थर्ड टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था आपका, कि आपके जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन देखा हमने। अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानना। इसका मैंने एक ब्रीफ लेक्चर पहले से ही क्लास 9th में दे रखा है, तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। अभी ओवरऑल सिर्फ समरी हम आपको देंगे। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, कब से कब तक रूलर रहता है ये 1799 से लेकर 1815 तक ये फ्रांस का रूलर रहता है। ठीक है, 1799 से लेकर 1804 तक कंसोलेट रहता है और फाइनली 1804 को अपने आप को नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर डिक्लेयर कर देता है। कब तक रहता है एम्परर? टिल 1815 तक, जब तक बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार नहीं जाता। 1815 में प्रैप कंट्रीज मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देती हैं और फाइनली वहीं से नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके सेंट हेलेना आइलैंड पे भेज दिया जाता है और उसके बाद दोबारा वो वापस नहीं आ पाता। फाइनली 1821 में उसकी डेथ हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया 1799 में वो क्या बन जाता है, कंसोल। ठीक है, कंसोलेट बोलते हैं, कंसोलेट रूल स्टार्ट हो जाता है ना बेटा, याद है सभी को। 1799 से लेकर 1804 तक जो रूल चलता है वो कौन सा चलता है, कंसोलेट रूल चलता है। ठीक है, अब उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने जो रिफॉर्म्स किए थे उनको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे जरूर बनता है बोर्ड में। ठीक है, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया था उसका नाम क्या रखा था उसने, सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड कहा इसे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लॉज बनाए उसने, इक्वलिटी बिफोर लॉज वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों को प्रॉपर्टी का राइट दे दिया। ठीक है, फ्रांस के लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट हो गया। और सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं उसने सुधार दिया। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, मतलब सामंतवाद का अंत कर दिया। क्या कर दिया, सामंतवाद का अंत कर दिया। आगे क्या है, जो किसान वगैरह थे जिन्होंने उधार ले रखा था उस उधार को पूरी तरह से माफ कर दिया गया। सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज, मतलब जो भी किसानों ने कर्ज ले रखे थे उन सबको पूरी तरह से माफ कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। गिल्ड क्या होता है बेटा, गिल्ड एक तरीके का जो टाउन्स हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे, वहां पे मार्केट जो हुआ करती थी उसको कंट्रोल किया जाता था इन गिल्ड्स के थ्रू। याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हुआ करते हैं ये। गिल्ड्स कौन होते हैं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारियों का एक समूह होता था जो शहर में हमेशा सक्रिय रहता था, उसे ही गिल्ड्स कहा जाता था। वो व्यापारियों का समूह क्या करता था, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता था। किसी चीज का प्राइस फिक्स करना हो, कौन सा सामान मार्केट में आएगा, कौन सा सामान मार्केट से बाहर जाएगा, ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है गिल्ड्स लगाया करते थे। फाइनली इसको भी नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दिया कि गिल्ड्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शन मार्केट पे नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को सुधारा गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आपके यहां का ट्रेड भी फ्लोरिश नहीं होगा। इसके साथ में कुछ ड्रॉबैक भी थे। जो पॉलिटिकल फ्रीडम पहले मिली हुई थी 1799 से पहले तक लोगों को, वो पूरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दी। याद रखिएगा, पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म कर दी। टैक्सेस बढ़ा दिए थे, सभी को याद है। सेंसरशिप इंपोज कर दी थी। सेंसरशिप मतलब उसने क्या किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच पर बैन लगा दिया कि कोई भी अब किसी टाइप का न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ भी लिख नहीं सकता। और लोगों को फोर्स करने लगा कि वो लोग फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें। लोगों को फोर्स करने लगा कि वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें। और फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट की 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार होती है। एक और बैटल नेपोलियन बोनापार्ट हारा था 1815 से पहले। क्या आप लोग बताएंगे वो कौन सी बैटल थी? उस बैटल का नाम क्या था? काफी फेमस बैटल है वो। और नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में जब हार जाता है तो उसे कैद करके सेंट हेलेना आइलैंड पे भेज दिया जाता है। अब उसके बाद जो फ्रांस ने ये सारे चेंजेस किए थे पूरे आसपास के रीजन में, उन सारे चेंजेस को खत्म करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई जिसका नाम पड़ा कांग्रेस ऑफ वियना। जो भी फ्रांस ने, नेपोलियन ने अपना नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस करके लोगों को फ्रीडम दी थी, लोगों को राइट्स दिए थे,
और हर जगह पे जहां पे भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको खत्म करने की कोशिश की थी फ्रांस ने। तो इस तरह की चीज को खत्म करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई जिसे कांग्रेस ऑफ वियना नाम दिया गया। कांग्रेस वर्ड की मीनिंग याद रखिएगा, कांग्रेस ये आपके यहां वाली कांग्रेस नहीं है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस की मीनिंग होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जहां पे बैठकर मीटिंग करें, ठीक है, वो कांग्रेस कहलाती है। 1815 में इसकी मीटिंग बुलाई गई, इसको हेड किया था ड्यूक मेटरनिक ने। कौन? ड्यूक मेटरनिक। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना। तो आप लोग याद रखिएगा ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया था। ये कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर था। चांसलर की मीनिंग याद रखिएगा, एक तरीके से प्रिंस होती थी उस समय, अब तो चांसलर चांसलर होता है। आज भी एक कंट्री में चांसलर आज भी अपॉइंट होता है, वो नाम है आपका जर्मनी। जर्मनी में याद रखिएगा चांसलर आज भी होते हैं और सबसे पावरफुल पोस्ट है चांसलर की जर्मनी में। आगे चल के ऑस्ट्रिया प्रशिया मिलकर जर्मनी ही बनाएंगे, याद रखिएगा। अभी आगे चलते हैं। ये एक पॉलिटिकल कांग्रेस थी, इसमें कौन कौन था? प्रैप कंट्रीज, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, वो सारी कंट्रीज ने मिलकर इस कांग्रेस ऑफ वियना में पार्टिसिपेट किया कि चल के हम फ्रांस की ने जो भी चेंजेस किए थे उनको खत्म करें, एज वेल एज फ्रांस नेक्स्ट इन फ्यूचर कभी अटैक ना कर पाए, उसके लिए उसके आसपास कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की जाएं। तो देखिए कांग्रेस ऑफ वियना का क्या क्या रिजल्ट रहे। सबसे पहली चीज, फ्रांस में जो पुरानी डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। बर्बन डायनेस्टी को फिर से वहीं पे स्टेबल कर दिया गया, जो पुरानी लुई 16 के समय में खत्म कर दी गई थी। उसके बाद सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया फ्रांस के चारों तरफ, कि फ्रांस आगे फ्यूचर में कभी भी इन्वेड करने की सोचे, एक्सपेंशन सोचे तो वो कर ना पाए। कौन कौन से स्टेट उसने बनाए फ्रांस के चारों तरफ? देखिए, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग करके एक बेल्जियम बनाया, ठीक है, नॉर्थ में। और जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स थे, इनको ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। जैसे ये जर्मन कन्फेडरेशन याद रखिए, कौन सा जर्मन कन्फेडरेशन है? करंट टाइम का जर्मनी, एक तरीके से समझ लीजिए। पहले जर्मन कन्फेडरेशन का जो रीजन था वो 300 पार्ट्स में बटा हुआ था। कितने में बेटा? 300 पार्ट्स ने। नेपोलियन ने जब यहां पे इन्वेड किया तो इस रीजन को जीत करके इस रीजन को यूनिफाइड कर दिया और कन्वर्ट कर दिया 39 स्टेट्स में, ठीक है। ये वही जर्मन कन्फेडरेशन हैं। और आगे देखिए, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में क्या आया? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली आया, इटली का नॉर्दर्न पार्ट। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे तब वहां पे ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। नॉर्दर्न इटली किसके पार्ट कंट्रोल में है? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है। रशिया को क्या दिया गया? पोलैंड दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट पोलैंड का दिया गया। और प्रशिया को क्या मिला? सैक्सोनी रीजन मिला, ठीक है, सैक्सोनी रीजन मिल गया। इस तरह से बंटवारा कर लिया इन्होंने और एक बफर स्टेट्स क्रिएट कर दिया फ्रांस की तरफ। ठीक, बफर स्टेट मतलब क्या होता है? सपोज करिए जैसे इंडिया है और चाइना है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? नेपाल। तो नेपाल क्या है? एक बफर स्टेट है, ठीक है, एक मिडिल स्टेट है दो मेन कंट्रीज के बीच में। ये बात समझ में आई सभी को? ये देख रहे हैं, ये फोटो किसकी है? यही आपके ड्यूक मेटरनिक थे, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना को होस्ट किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूरोप की कंडीशन थी कैसे पहले। तो 18वीं सेंचुरी के आसपास कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे आज के समय में इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इस तरह का कोई भी नेशन स्टेट क्रिएट नहीं था, क्योंकि कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं थी। पहले के समय में क्या हुआ करते थे? किंगडम्स हुआ करते थे। क्या होते थे? किंगडम्स होते थे, याद रखिएगा। जैसे जो आज के जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड है, वो पुराने समय में किंगडम्स हुआ करते थे, राज्यों में विभाजित थे, उनकी टेरिटरीज डिफाइन नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो वहां के लोग थे किंगडम्स के, उन सब में कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं थी कि हम सब एक हैं, ऐसी भावना उनके अंदर नहीं थी, और ना ही कोई कॉमन कल्चर था उन सबका। आगे देखिए, एक एग्जांपल इसका आपके यहां दिया हुआ हैब्सबर्ग एम्पायर का, हैब्सबर्ग एम्पायर का, और या ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। हैब्सबर्ग एम्पायर या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर या एल्पाइन रीजन, तीनों नाम इसे दिए जाते हैं, याद रखिएगा। इस रीजन में ये जो किंगडम था, इसमें फ्रेंच बोलने वाले लोग भी थे, जर्मन बोलने वाले लोग भी थे, इटालियन बोलने वाले भी लोग भी थे, ठीक है। तो इन सबको एक साथ क्या बांधे रखता था?
किंग या एम्परर के खिलाफ लॉयल्टी, याद रखिएगा, जो लॉयल्टी थी एक, मतलब ये देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब इधर से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, ईरान, इराक, आगे जाएंगे ये सऊदी अरेबिया रहा, सऊदी अरेबिया से ये टर्की रहा। अब यहां पर जब आप आएंगे तो ये रीजन आप सब लोग जानते हैं ना, इसमें यूरोप कहां पे है, यहां से लेकर ये, यहां से लेकर और यहां तक पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, यूरोप कहलाता है। क्या कहलाता है ये, यूरोप कहलाता है। अब इस यूरोप में अगर आप इस जगह जूम इन करोगे तो ये है आपका ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, या जिसे आप अंग्रेज कहते हो, क्या बोलते हो, ब्रिटिश मैन, ठीक है, या इंग्लिश मैन। इसे यूके कहा जाता है, याद रखिएगा। कुछ बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इतने रीजन को याद रखिएगा। ये आपका सदर्न आइलैंड, सदर्न जो पार्ट है ये आपका आयरलैंड है, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है एक, लेकिन आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो यूके के अंडर आता है। किसके अंडर, यूके, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अंडर आता है। इसे ब्रिटिश आइलैंड भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश आइलैंड। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है, ठीक है। चलिए दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।